वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे माध्यमिक परीक्षा 2025 के मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक सॉल्व किया था, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आंसर एनी वन क्वेश्चन, और ये 3 मार्क्स का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा थ्योरम रहता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन में से कोई एक सॉल्व करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, ये जो पहला क्वेश्चन है ये है चैप्टर नंबर 18 का है, यानी सिमिलरिटी का है, और ये है एप्लीकेशन नंबर 24, ओके। और मैंने यहाँ पे पेज नंबर भी लिख दिया 257, जो कि इंग्लिश बुक में है। तो क्वेश्चन है ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और एक डायमीटर है, उसका डायमीटर है ए बी। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द सर्कल, उस सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट P है उसके सरकमफेरेंस में। ए परपेंडिकुलर PN इज ड्रॉन ऑन AB, उस पॉइंट P से AB जो डायमीटर है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर PN बनाया गया। प्रूव ज्योमेट्रिकली दैट PB स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू BN। तो हमें ये प्रूव करना होगा ज्योमेट्रिकली। तो मैं इसको फ़िलहाल प्रूव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है बुक का ऑलरेडी ये प्रूव किया हुआ है। आप चैप्टर नंबर 18 में एप्लीकेशन नंबर 24 में ये देख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं प्रूव करूँगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC है और ओ जो है उसका सर्कम सेंटर है। OD परपेंडिकुलर अपॉन BC, OD जो है BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट एंगल BOD इक्वल टू एंगल BAC। ये एक्सरसाइज 7.1 का है, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा। तो स्टूडेंट ये है सर्कल जिसका सेंटर O है, और इसका जो BC जो है ये एक कोड हो गया, और OD जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ओके। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है टू प्रूव एंगल BOD, यानी BOD ये एंगल इक्वल होगा एंगल BAC। एंगल BAC इस एंगल के बराबर होगा, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे हम कि O से B और O से C को हम लोग मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग किस तरह प्रूव करेंगे, देखें। प्रूफ में है एंगल BOC इज़ एंगल एट द सेंटर। BOC क्या है, सेंटर का एंगल है BOC। और BAC क्या है, एन एंगल BAC इज़ एंगल एट द सर्कमफेरेंस ऑन द सेम आर्क। सेम आर्क पर बना हुआ क्या है, ये एंगल एट द सर्कमफेरेंस है। तो फिर हमें पता है थ्योरम नंबर 34 के हिसाब से ये जो होगा एंगल एट द सेंटर, ये एंगल एट द सर्कमफेरेंस का क्या होता है, डबल होता है। यानी BOC जो होगा वो 2 इंटू BAC होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ लिखा BOC इक्वल टू 2 इंटू BAC, ये हो गया। इसका नाम दे दिया हमने नंबर 1, ठीक है। अब आते हैं हम इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में। ये ट्रायंगल है BOD, एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल है COD। हम दिखाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो किस तरह से होगा, देखिए। इन ट्रायंगल BOD एंड इन ट्रायंगल COD, सबसे पहले एंगल ODB और एंगल ODC ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि OD जो है BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों तरफ कितना एंगल बनेगा, 90 बनेगा। उसी को मैंने लिखा ODB और ODC दोनों आपस में 90। तो एक एंगल दोनों में बराबर हो गया 90। दूसरा है कि OB बराबर OC है, क्योंकि ये दोनों ही सेम सर्कल का रेडियाई है, यानी रेडियस है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं OB और OC दोनों रेडियस हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक हो गया हमारा यहाँ पे रेडियस दोनों में बराबर हो गया। और तीसरा है कि OD जो है ये कॉमन साइड है। OD दोनों ट्रायंगल में, OD जो है इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है और OD इस ट्रायंगल का भी एक साइड है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो है ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में RHS कॉन्ग्रुएंसी, यानी राइट एंगल और एक हाइपोटेन्यूस, क्योंकि जो रेडियस है वो सबसे बड़ा साइड हो रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट थ्योरम नंबर जो 32 है, 31 है, उसके जैसा सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से। तो फिर ये दोनों जब ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर इसका ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होगा। कौन दोनों एंगल, ये दोनों एंगल, ये दोनों साइड का जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो एंगल BOD और इधर एंगल COD आपस में बराबर होगी। तो एंगल BOD बराबर एंगल COD, ठीक है। CPCT यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
तो इसके बाद हम यहाँ से तब क्या लिख सकते हैं, एंगल BOC बराबर 2 इंटू एंगल BOD। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो BOC है, BOC ये पूरा एंगल जो होगा, ये दोनों हाफ हाफ हो गया, सेम सेम है, तो इस पूरा एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी एक पार्ट का डबल लिख सकते हैं, इसे BOD का डबल। क्योंकि मान लीजिए अगर ये 50 और ये 50 है, सेम सेम है, तो ये पूरा हो गया 100, तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 50। तो उसी तरह हम लिख सकते हैं BOC इक्वल टू 2 इंटू BOD। ठीक है, तो इस तरह से जब हम लिखेंगे एंगल BOC इक्वल टू 2 इंटू BOD, इसका नाम देंगे नंबर 2। अब 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, 1 और 2 से मिलेगा, 1 में क्या था, 1 में था BOC बराबर 2 BAC, और 2 में हमें क्या मिला, BOC बराबर 2 में मिला हमें BOC बराबर 2 BOD। तो दोनों से फिर हमें जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा, यानी 2 BOD बराबर 2 BAC। अब दोनों से सबसे 2 कैंसिल कर देंगे तो BOD बराबर BAC आ गया, जो हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर एनी वन क्वेश्चन, 5 मार्क्स का होता है। हमें पता है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रहता है, कंस्ट्रक्शन रहता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन पहला वाला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2√3 ज्योमेट्रिकली। तो ये हमें ज्योमेट्रिकली इसका रूट का वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट हमें पता है ये जो है चैप्टर नंबर 21 का क्वेश्चन है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल का, जहाँ पे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ज्योमेट्री के हेल्प से। तो जैसा कि ये एक न्यू टाइप का आ गया 2025 में 2√3, तो ऐसा तो हमने कभी बनाया नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक बाहर में 2 भी है। हमने हमेशा √15 का बनाया होगा, √12 का, 21 का बनाया होगा, √12 का बनाया होगा। इस टाइप का हम लोग बुक में भी देखते हैं, लेकिन ये न्यू टाइप का आ गया। तो इसको जस्ट क्या करना है, 2 को अंदर कर देना है। 2 जब रूट के अंदर आ जाएगा तो 2 इंटू 2 डबल हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 यानी 12 हो जाएगा। तो एक्चुअली में 2√3 का मतलब हो गया √12। तो हमें √12 का ही हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 को अगर हम तो तोड़ेंगे 2 पार्ट में, तो 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो फिर इसको जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक हम लोग लेंगे लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर और दूसरा लेंगे 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ये हो गया टोटल 7। इसका हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, जिस तरह हमें पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के उसके बाद यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाया जाता है। और फिर जो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर जहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। और जब ये एंगल आगे इसको बनाया जाता है तो फिर ये जहाँ पर ये टच करेगा वहाँ तक हमें रोक देना है, और इसका नाम देंगे हम लोग BD। ये BD जितना लंबा होगा वही होगा √12 का वैल्यू। तो 2√3 का मतलब क्या होगा, 2√3 का मतलब हो गया, यानी √12 का मतलब हो गया लेंथ ऑफ BD, और लेंथ ऑफ BD हम लोग स्केल से नापे तो ये आ गया 3.5। ठीक है, सेंटीमीटर होगा, लेकिन हम यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें रूट का वैल्यू निकालने बोला गया है, कोई लेंथ वगैरह नहीं है। तो फिर सेंटीमीटर नहीं लिखना है, सिर्फ 3.5 लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल बनाना है जिसका तीनों साइड का लंबाई दिया हुआ है 6, 8 और 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द इन सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का फिर हमें इन सर्कल बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग 3 स्केल से 3 साइड का नाप ले लेंगे, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे चूँकि कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा साइड हमें कहाँ लेना है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पर लोग बड़ा वाला साइड को नीचे बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बड़ा सा लाइन खींचेंगे BX, और इसमें से हम लोग 10 सेंटीमीटर लेकर यहाँ काट लेंगे BC। उसके बाद इधर हम लोग 6 सेंटीमीटर बना लेंगे। ठीक, यहाँ से 6 नाप लेके 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक इस तरह से आर्क खींचेंगे, और इधर से 8 सेंटीमीटर का नाप लेकर इधर से आर्क खींचेंगे, जहाँ पे दोनों आर्क कटेगा यहाँ से B और यहाँ से C को मिला देंगे। ये हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब इन सर्कल बनाने का तरीका क्या है कि ये जो एंगल है और ये एंगल, इसका एंगल बाइसेक्टर निकाला जाता है, यानी जो एंगल को 2 हिस्सों में बांट दे वो वाला लाइन निकाला जाता है। ठीक है, तो पहले एक इस तरह आर्क बनाया जाता है, फिर यहाँ से वहीं सेम नाप लेके एक आर्क यहाँ खींचा जाता है, एक यहाँ से खींचा जाता है, और जहाँ मिलेगा इसको मिला के आगे बढ़ाया जाता है। ठीक इसी तरह यहाँ भी किया जाता है, एक आर्क बना के यहाँ से सेम लंबाई का लेकर एक आर्क यहाँ से बनाया जाता है, एक आर्क इस पॉइंट से बनाया जाता है। जहाँ कटेगा उसको C से मिला के बढ़ाएंगे। जहाँ दोनों लाइन बनेगा यहाँ से हम लोग BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो किस तरह से बनाए जाते हैं कि इसको उल्टा करके हम लोग समझते हैं।
और मैंने पहले भी चैप्टर नंबर 11 में सारा चीज़ कंप्लीट कर दिया, बता दिया। आप प्ले लिस्ट में जाकर इन सर्कल बनाने का तरीका देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या किया जाता है, एक नाप लिया जाता है जो थोड़ा सा इससे आगे हो, और फिर एक आर्क बनाया जाता है, और फिर वही नाप लेकर एक बार तब इस पॉइंट से यहाँ बनाया जाता है और एक बार इस पॉइंट से यहाँ बनाया जाता है। इस तरह से जहाँ कटता है उसको यहाँ से मिला दिया जाता है, तो ये परपेंडिकुलर बन जाता है। जब परपेंडिकुलर बन गया तो उसके बाद यहाँ पे हो गया सेंटर ओ से लेके डी तक का नाप लिया जाता है। ओ से डी तक नाप लेकर के रेडियस लेकर के एक सर्कल बना दिया जाता है। ये हमारा हो गया इन सर्कल। इन सर्कल में ज़रूरी है कि ये जो सर्कल बने ये तीनों लाइन को टच करना चाहिए, लेकिन आमतौर पे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होने की वजह से दो साइड तो टच होता है, कोई एक साइड आमतौर पे रह जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइन इधर, थोड़ा सा ये इधर हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइन टच नहीं किया। फिर भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, अगर ऐसा थोड़ा सा ये होता है फिर भी पूरा मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। और इसमें एक और बात बता दूं, मैंने जो भी कंस्ट्रक्शन बनाया मैं पेन से बना रहा हूं ताकि आपको वीडियो में अच्छे से दिखे। आपको एग्ज़ाम में जो भी बनाना है सारा पेंसिल ही से बनाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 होता है ये ट्रिग्नोमेट्री का होता है, ठीक है। और इसमें 2 क्वेश्चन बनाएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 3 × 2 यानी 6 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ sin x = m sin y एंड tan x = n × 10y, ठीक। ये दोनों दिया हुआ है। देन शो दैट cos² x = m² - 1 डिवाइडेड बाई n² - 1, ये प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, sin x = m sin y और tan x = n tan y। सबसे पहले हम लोग यहाँ से sin y और tan y का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वहाँ पर cos² x = m² - 1 बाई n² - 1 प्रूव करना है। वहाँ पे कोई y नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, y को एलिमिनेट करेंगे यानी हटाएंगे। तो इसके लिए हम y वाला पार्ट निकाल लेंगे पहले। तो यहाँ से sin y = कितना होगा, m इधर sin x के नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इंटू यहाँ डिवाइड होगा, तो sin x बाई m हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने घुमा के लिख दिया है, sin y = sin x बाई m। और यहाँ से अगर हम tan y निकालेंगे तो कितना होगा, tan x डिवाइडेड बाई n नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो tan y = tan x डिवाइडेड बाई n। तो जैसा कि sin y = अगर sin x बाई m है, तो sin का उल्टा में पता क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक होने से m ऊपर हो जाएगा, sin नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोसेक y = होगा m बाई sin x हो जाएगा। इसी तरह tan y का वैल्यू दिया है, तो कोट y क्या हो जाएगा, उसका जस्ट ऊपर नीचे हो जाएगा, n ऊपर हो जाएगा और tan x नीचे हो जाएगा। अब देखिए हमें पता है कोसेक और कोट का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन कोट स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो जैसे यहाँ थीटा की जगह में y है, तो ये भी फॉर्मूला में =1 होगा, है ना, क्योंकि थीटा की जगह कुछ भी एंगल लिख सकते हैं ऐसा वेरिएबल। तो अभी हम वैल्यू पुट करेंगे। कोसेक y मतलब क्या होगा, m बाई साइन एक्स, तो m बाई साइन एक्स हो जाएगा, उसका फिर होल स्क्वायर होगा तो दोनों में स्क्वायर आ जाएगा। कोट y मतलब n बाई टेन एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी n² ऊपर और नीचे में tan² x। अब tan² x को हम लोग यहाँ पे तोड़ेंगे, तो tan का मतलब क्या होता है, साइन बाई कोस होता है। तो जब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा sin² x बाई cos² x, ठीक है। tan x मतलब होता है sin x बाई cos x होता है, ठीक है। तो जब इसमें स्क्वायर होगा तो इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा दोनों में। तो ये नीचे में लिखाएगा tan x के नीचे में sin² x बटा cos² x। तो बटा वाला cos² x क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि डिवाइड होने से वो 1 बटा हो गए, तो ये cos² x ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब हम एलसीएम लेंगे, तो दोनों में sin² x है नीचे में, तो sin² x ही होगा एलसीएम। यहाँ पर सेम रहेगा m², यहाँ भी सेम रहेगा n² × cos² x। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, इधर हो जाएगा m² माइनस n² cos² x = sin² x। अब sin² x मतलब क्या होता है, 1 माइनस cos² x होता है, इसको लिखेंगे। और ये जिस तरह सेम था उसी तरह सेम लिखा। अब क्या करेंगे, m² लिखेंगे, 1 को इधर लेके आएंगे, तो +1 है, इधर -1 हो गया। इधर क्या करेंगे, माइनस n² cos² x को राइट साइड में करेंगे, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इधर का जो माइनस cos² x है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम लिखेंगे, ये दोनों में से हम लोग cos² x को कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो यहाँ बचेगा n², यहाँ बचेगा -1, क्योंकि इंटू होगा तो cos² x ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से cos² x बराबर क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगा, m² 1 बटा n² 1 नीचे आ जाएगा।
तो कोस स्क्वायर एक्स बटा ये आ गया, इसको घुमा के लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू इधर लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। नंबर 2 है इफ़ टेन थीटा इक्वल टू 5/7 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा प्लस 7 कोस थीटा बाई 7 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा। ओके, इसको भी हम लोग जो है चैप्टर नंबर 23 से है, और यहाँ पे हम लोग जो है टेन थीटा मतलब 5/7 है, इसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूला ही यूज करके बनाएंगे। टेन थीटा से हमें पता है सेक थीटा का वैल्यू निकलता, तो सेक थीटा का अगर डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, √1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan थीटा मतलब 5/7, इसका होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो 1 + ये कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो 49 ही होगा, और यहाँ 49 1 से इंटू होगा, 49 × 1 41 + 25 होगा, यानी 74/49। 74 का तो रूट उतना ही होगा क्योंकि ये टूटेगा नहीं, टूटेगा भी तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और 49 का रूट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेक थीटा का वैल्यू। तो कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो 7 ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया। तब कोस थीटा का वैल्यू आ गया जो हम पुट करेंगे। कोस थीटा से हमें पता है साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, √1 - cos स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा का वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 - ये कोस थीटा का वैल्यू इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 7 का स्क्वायर 49 और √74 का स्क्वायर यानी 74 ही हो जाएगा क्योंकि रूट हट जाएगा। अब ये हो जाएगा 74 × 1 - 49 बटा 74। इसको माइनस करेंगे 25 का रूट ऊपर और नीचे 74 का रूट, यानी 5, 25 का रूट 5, और ये उसी तरह रहेगा, ठीक है। अब सारा वैल्यू पुट करेंगे, ये हमें निकालना है। तो 5 × ये साइन थीटा का वैल्यू हो गया 5/√74 जो अभी हमने निकाला, ये साइन थीटा का वैल्यू, प्लस 7 × कोस थीटा का वैल्यू था 7 × √74, और 7 × साइन थीटा का वैल्यू सेम, ये ऊपर वाला ही रहेगा, प्लस 5 × कोस थीटा का वैल्यू सेम। इसको अगर हम लोग ऊपर में देखेंगे तो 5 × 5 25 होगा, 7 × 7 49 होगा, नीचे में सेम है तो रूट में दोनों का सेम वैल्यू, यानी एलसीएम लेंगे तो सेम ही आएगा, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा 25 + 49। नीचे में 7 × 5 35, 5 × 7 35, तो 35 + 35 होगा, नीचे में एलसीएम सेम होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, नीचे नीचे है। ये हो गया 25 + 49 यानी 74, और ये होगा 35 + 35 70, 2 से काटेंगे तो 37 और यहाँ 35 होगा, 37/35 यानी 1 होल 2/35, ठीक है। ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। एंड 12 का क्वेश्चन नंबर 3 है 2 अनइक्वल आर्क्स ऑफ रेशियो 5:2 ऑफ ए सर्कल सबटेंड एंगल एट द सेंटर। एक सर्कल है जिसका 2 आर्क है, अनइक्वल है यानी लंबाई में लेंथ अलग अलग है, उसका रेशियो है 5:2, यानी पहला आर्क का लंबाई अगर 5 यूनिट है तो दूसरे का 2 यूनिट है। इफ़ द सेकेंड एंगल इज़ 30, अब जो आर्क है वो सेंटर में एंगल बना रहा है, तो अगर सेकेंड वाला जो आर्क है ये अगर एंगल 30 बनाता है तो फर्स्ट वाला आर्क एंगल कितना बनाएगा, फाइंड द फर्स्ट एंगल इन सर्कुलर मेजर में निकालना है, यानी रेडियन में निकालना है। तो इस तरह हम लोग मान लेते हैं लेट द फर्स्ट एंगल भी थीटा डिग्री, क्योंकि थीटा डिग्री में है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये होता है कि जो एंगल बनेगा और जो आर्क का रेशियो होगा वो दोनों सेम होगा। तो पहला वाला एंगल अगर हमने थीटा माना, दूसरा एंगल 30 है तो θ/30, तो यहाँ पर हो जाएगा 5:2, यानी उसके आर्क का रेशियो, यानी 5 था पहला वाला का और 2 था सेकेंड वाले का, तो 5/2 को हम लोग बटा में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। बस यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल देना। थीटा कितना होगा 30 यहाँ इंटू हो जाएगा 5 × 30/2, 2 से काटेंगे 15, 15 × 5 सॉरी यहाँ 75 होगा और यहाँ पे 75 होगा। अब 75 ये हो गया डिग्री में, तो इसका सर्कुलर वैल्यू निकालेंगे तो 5 × 180 से मल्टीप्लाई करना होगा इंटू 75, ठीक है। तो फिर 75 है, 5 से अगर हम लोग काटेंगे या इसको 15 का पारा से भी हम लोग काट सकते हैं, तो 15 5 जा 75 होगा। अब 15 से काटेंगे 15 1 जा 15 और 3 होगा 30 और 15 2 जा 30, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा 5π/12, 5π/12 भी हो गया इसका सर्कुलर मेज़र। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 कंप्लीट करेंगे।